नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूं आप सभी का नेरी स्टडी में। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इस चैनल को शेयर करते रहें। वीडियोस को प्लीज़ शेयर किया करिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें। आज का जो सेशन मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये रिलेटेड है एंशियंट हिस्ट्री से। और लास्ट जो मैंने टॉपिक कवर किया था वो लास्ट टॉपिक था एंशियंट हिस्ट्री का हड़प्पा सभ्यता, और बहुत ही विस्तार पूर्वक मैंने हड़प्पा सभ्यता को पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखकर नोट्स ज़रूर बनाएं। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आज मैं आपके लिए कुछ 30 क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि वो वीडियोस देखने के बाद आपको कितनी नॉलेज हुई है, क्या क्या चीज़ें आपको पता हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन कहता है कि सिंधु सभ्यता में नगरों में भवन निर्माण इस संस्कृति का एक विशिष्ट पक्ष रहा है। निम्नलिखित में से भवन निर्माण की एक विशिष्ट पद्धति को अपनाया गया है, तो वो कौन सी विशिष्ट पद्धति है जिसे सिंधु सभ्यता में अपनाया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। जब भी हम सिंधु सभ्यता की बात करेंगे तो उसके नगर नियोजन की बात सबसे पहले आती है, क्योंकि वो एक व्यवस्थित तरीके की सभ्यता थी। वहाँ पर नगर निर्माण भी बहुत व्यवस्थित ढंग से किया गया था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी पद्धति को इन्होंने अपनाया था, तो जो इसका सही उत्तर है वो है ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति को सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा भवन निर्माण में अपनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि आपको इनको सुमेलित करना है। ये सारे स्थान हैं जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं और ये सारे हैं नदियों के नाम। तो आपको बताना है कि ये स्थान किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो आपको सबसे पहले देखते हैं कालीबंगा, उसके बाद लोथल, आलमगीरपुर और रोपड़। तो सबसे पहले आप इनको देख लीजिए, मिला लीजिए। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? घग्गर नदी के किनारे। लोथल की बात करें तो भोगवा नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और रोपड़ की बात करें तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो इसके अनुसार हमारा जो सही उत्तर हो जाता है 3 1 और 4 2। 3 1 4 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है। 3 1 4 2 ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। इसका बी बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारे लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और थर्ड क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सिंधु सभ्यता के विस्तार के संबंध में असत्य है। तो ये सारे कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता के विस्तार के संबंध में कौन सा असत्य है। पहला कथन कहता है कि इस सभ्यता की लंबाई 1600 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर है। यदि आप मेरा वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा है कि इस सभ्यता की उत्तरी सीमा पाकिस्तान पंजाब में है, जबकि दक्षिणी सीमा गुजरात में है। नेक्स्ट है इस सभ्यता की पूर्वी सीमा बलूचिस्तान तथा पश्चिमी सीमा सुतकांगेडोर में है, और अंत है इस सभ्यता का अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। अब आप ये चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि गलत कौन सा है, असत्य कौन सा है। तो यदि हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें ये बिल्कुल सही हो जाता है। दूसरे ऑप्शन की बात करें कि पाकिस्तानी पंजाब में है उत्तरी सीमा, और जबकि दक्षिणी सीमा इसकी गुजरात के आसपास के क्षेत्र में है। तीसरा जो प्रश्न है इसमें जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पूर्वी सीमा की अगर हम बात करें तो ये तो मेरठ का आलमगीरपुर पड़ता है जो कि उत्तर प्रदेश का भाग है, और यहाँ ये बलूचिस्तान दे रहे हैं जो कि पश्चिम में स्थित है। तो इसीलिए ये कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाता है। और जबकि अंत का हम देखें तो इस सभ्यता का अधिकांश भाग जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि निम्न में से किस स्थान से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये प्रश्न है हमारा चौथा प्रश्न। तो हमें इसका उत्तर देना है कि धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। तो धान की खेती के साक्ष्य की अगर हम बात करें तो कोल इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कोल से धान की खेती के साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो के बारे में कह रहे हैं कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं शब्द पर जरूर ध्यान देना है। कई बार क्या करते हैं कि नहीं शब्द पर ध्यान नहीं देते हैं और प्रश्न गलत हो जाता है, तो नहीं पर जरूर ध्यान देना है।
तो पहला कह रहा है कि इसका उत्खनन पहली बार 1922 ईस्वी में हुआ तथा इसको मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। दूसरा कह रहा है इस स्थल पर पश्चिमी टीले पर नगर तथा पूर्वी टीले पर दुर्ग बना हुआ है। पश्चिमी टीले पर नगर और पूर्वी टीले पर दुर्ग। तीसरा है कि यहाँ की सड़कें 33 फीट चौड़ी हैं और अंत का जो है लास्ट इसे सैंधव सभ्यता की मुख्य राजधानी माना जाता है। अब आप देखिए जल्दी से इसका कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार गलत है। तो जो इसका गलत उत्तर है वो ये है कि इसका गलत ऑप्शन है कि इस स्थल पर पश्चिमी टीले पर नगर तथा पूर्वी टीले पर दुर्ग है। जबकि मैंने जब डीपली आपको ये पढ़ाया है हड़प्पा सभ्यता तो मैंने वहाँ बताया है कि जितने भी नगर हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है सिवाय एक को। एक इसमें थोड़ा ऑप्शन मतलब कह सकते हैं कि कंडीशनल है कि वहाँ पर 3 भागों में बांटा गया था। पर मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें यहाँ भी 2 भागों में नगर को बांटा गया है और इसमें पश्चिमी टीले पर दुर्ग होता था और पूर्वी टीले पर नगर बसा होता था। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बी। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कहता है कि सिंधु सभ्यता के किन स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिलते हैं। अब चावल की खेती के प्रमाण आपसे पूछे जा रहे हैं तो जो इसका सही उत्तर है वो है लोथल और रंगपुर। लोथल और रंगपुर से चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं क्योंकि यहाँ से चावल के अंश पाए गए थे, इसीलिए यहाँ पर चावल की खेती के साक्ष्य हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता है कि दुर्ग हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण रहे हैं, परंतु एक नगर ऐसा भी है जहाँ उत्खनन के दौरान दुर्ग का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। तो वो कौन सी जगह है जहाँ पर हमें दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। क्योंकि भाई एक पश्चिम की ओर दुर्ग बना होता था और जबकि पूर्व की ओर बात करें तो यहाँ पर नगर बसा होता था। परंतु ये जो 7वें का इसका सही उत्तर है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो से कोई दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यहाँ पर कोई दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और ये एक अलग से है तो एक नई चीज़ है ना कि एक ऐसी जगह भी मिली सिंधु सभ्यता से संबंधित जहाँ पर दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसीलिए ये प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुरातात्विक अवशेषों एवं प्राचीन सभ्यताओं की तिथि निर्धारण हेतु रेडियो कार्बन विधि का सहारा लिया गया। ये आपको सभी को पता है कि रेडियो कार्बन विधि जो है उसको सबसे प्रमाणित माना जाता है। C14 के नाम से हम इसे जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार किसने किया। ये प्रश्न आपके लिए नया हो सकता है आपने अभी तक ये प्रश्न नहीं पढ़ा हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लिब्बी। लिब्बी नामक जो एक व्यक्ति थे इनके द्वारा रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसमें कूट है याद रखिएगा। तो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य कथन का चयन करना है। पहला कहता है कि सिंधु संस्कृति के निवासियों का मुख्य भोजन गेहूं तथा जौ था। दूसरा है कि गुजरात के लोग चावल उगाते थे। तीसरा कहता है कि कालीबंगा में हड़प्पा युगीन अवस्था की हल रेखा मिली है। और चौथा कहता है कि सिंधु संस्कृति में नहरों द्वारा सिंचाई प्रचलित थी। अब आपको बताना है कि इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाता है। सही उत्तर का चयन आपको करना है। एक बार कूट ज़रूर देख लें। तो कूट में कह रहे हैं कि पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या तीसरा चौथा सही है, या फिर पहला और चौथा सही है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है पहला और दूसरा इसमें सही है। देख लेते हैं एक बार पहला दूसरा है कि सिंधु संस्कृति के निवासियों का जो मुख्य भोजन था वो गेहूं और जौ था। ये तो बिल्कुल क्लियर है, मैंने आपको बताया था ये गेहूं और जौ इनका मुख्य भोजन हुआ करता था। और गुजरात के लोग चावल उगाते थे क्योंकि लोथल से हमें क्या मिला है, लोथल से हमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। और लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। बाकी कथन है कि कालीबंगा में हड़प्पा युगीन अवस्था की हल रेखा मिली है, तो ये कथन बिल्कुल ही गलत है। और सिंधु संस्कृति में नहरों द्वारा सिंचाई, नहरों का यहाँ पर कोई अस्तित्व हमें नहीं मिला है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। और 10वां प्रश्न कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे। ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया है जब मैंने विस्तार पूर्वक हड़प्पा सभ्यता को पढ़ाया है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है वो कौन सा पशु था जिससे सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे या अपरिचित थे। तो उसका नाम था घोड़ा। हालांकि घोड़ा के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, अस्थियों के, घोड़े की अस्थियों के प्रमाण मिले हैं, पर सिक्कों और मोहरों की अगर हम बात करते हैं तो मोहरों पर हमें किसी भी प्रकार के घोड़े के कोई मतलब प्रमाण नहीं मिले, ना ही उनका अंकन मिला है।
तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग घोड़े से अपरिचित थे। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11 कहता है कि सिंधु सभ्यता से विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये बहुत सरल प्रश्न है, आपको आना चाहिए इसका उत्तर। और जो विशाल स्नानागार हमें मिला है ये मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है। पाकिस्तान में वर्तमान में मोहनजोदड़ो स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा कहाँ स्थित है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। तो मैंने नगरों की स्थिति भी आपको बताई है, किसने उसकी खोज की, कौन से सन में इसकी खोज की गई। ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, इसका सही उत्तर है पाकिस्तान के साहिलवाल में हड़प्पा स्थित है। वर्तमान में पाकिस्तान के साहिलवाल में हड़प्पा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का देवता था, तो वो कौन सा देवता था जिनको सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग पूजते थे या उनकी पूजा करते थे। तो सबसे जो प्रमाणित मत माना गया है पशुपति शिव को। पशुपति शिव को सिंधु सभ्यता के लोगों का देवता माना गया है कि ये लोग पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। इसके साथ साथ प्रकृति की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। तो ऐसे कई सारे प्रमाण हमें मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागारों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। विशाल अन्नागारों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो एक अन्नागार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर विशाल अन्नागारों की बात हो रही है। कई सारे अन्नागार एक साथ मिले हैं और ये मिले हैं हड़प्पा से। कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से ये विशाल अन्नागार एक साथ कई सारे मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किस धातु की बनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्राएं थी वो कौन सी धातु से बनी थी। लोहे से ये परिचित नहीं थे, ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखिएगा, गलत मत करिएगा कि लोहे से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो ये लोग कांसे, सोना, टिन, तांबा इन सबको जानते थे। लेकिन जो मुद्राएं बनी हुई थी वो इनकी टेराकोटा या सेल खड़ी से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी, तो टेराकोटा या सेल खड़ी से इनकी मोहरें या मुद्राएं बनी होती थी। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन कहता है कि निम्न सिंधु घाटी स्थलों में से किस स्थल से कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। कपड़े के साक्ष्य आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ से मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो से कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। शायद ये रेड कलर का कोई कपड़ा रहा था जिसके साक्ष्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी से उपलब्ध मोहरों पर कौन से जानवर मिले हैं। ये सारा कुछ मैंने एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया है अपने वीडियोस में। तो कुल 3 वीडियोस में मैंने हड़प्पा सभ्यता को कवर किया है, आप उन्हें ज़रूर देखें। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों पर कह रहे हैं कौन कौन से जानवर मिले हैं। तो मैंने बताया था कि मोहरों पर जो जानवर मिले हैं उनमें शामिल है बैल, उनमें शामिल था, इसके अलावा उनमें चीता शामिल था, गेंडा शामिल था और हाथी शामिल था। पर कहीं पर भी शेर और गाय देखने को हमें नहीं मिली। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो, पहली बात तो उत्तर देख लेते हैं, इसका उत्तर सही होगा 1 4 5 6, 1 4 5 6 जो कि है बैल, चीता, हाथी और गैंडा। इनके साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता की मोहरों पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस हड़प्पा कालीन साक्ष्य से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। वो कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से बंदरगाह या फिर गोदी बाड़ा, इस तरीके से इसे बोला जाता है, इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो बंदरगाह के साक्ष्य हैं ये लोथल से मिले हैं। लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं वो बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वह हड़प्पा कालीन स्थल जहाँ से नाचती हुई लड़की की कांस्य मूर्ति के अवशेष मिले हैं। कांसे की मूर्ति, नाचती हुई कांसे की लड़की की ये मूर्ति है और ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से मिली है कांसे की मूर्ति, नाचती हुई या नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किन धातुओं से परिचित थे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले ऑप्शन में दे रखा है सोना, चांदी, कांसा, तांबा, टिन, लोहा। दूसरे में है सोना, चांदी, कांसा, तांबा, लोहा। सोना, चांदी, कांसा, तांबा, टिन। और चौथा ऑप्शन है सोना, कांसा, लोहा और टिन। तो जहाँ जहाँ भी लोहा आ रहा है वो सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल गलत हो जाते हैं। तो जो सही ऑप्शन बचता है वो है सोना, चांदी, कांसा, तांबा और टिन। कांस्य, कांसा को कांस्य नाम से भी जानते हैं। तो सोना, चांदी, कांस्य
तांबा और टिन, ये सारी धातुओं से तो ये परिचित थे, परंतु लोहे का जो पहला साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है वो उत्तर वैदिक काल का है और अतरंजी खेड़ा से मिला है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे कि कब हमें पहला साक्ष्य मिला, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इन सारी बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति का समय काल क्या माना जाता है, कि सिंधु सभ्यता की समाप्ति का समय काल क्या रहा, कब वो जो सिंधु सभ्यता थी वो समाप्त हो गई। तो ऐसा माना जाता है कि 1750 ईस्वी के आसपास का समय था जब सिंधु सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो गई। पतन की जो प्रक्रिया थी 1500 के आसपास से प्रारंभ मानी जाती है, कुछ इस तरीके से है, लेकिन 1750 का जो समय काल माना गया है वो इसकी समाप्ति का समय काल माना गया है 1750 ईस्वी में। और जब 1500 में आर्यों का आगमन हुआ तब से ये पूर्णतः समाप्त मान ली गई। तो 1750 ईस्वी पूर्व की बात करें, ईसा पूर्व की, 1750 ईसा पूर्व समाप्ति का समय काल माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी के निवासी किस जाति के नहीं थे, तो वो कौन सी जाति थी। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। इनको जातियों में बांटा गया था। तो जो जातियां जो मानी जाती हैं ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड माने जाते हैं, मंगोलियन माने जाते हैं, भूमध्य सागरीय माने जाते हैं, परंतु नीग्रो इनको नहीं माना जाता। तो जो इसका सही उत्तर है कि ये नीग्रो जाति के नहीं थे, बाकी ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे, मंगोलियन थे और भूमध्य सागरीय थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, परंतु ये नीग्रो जाति के नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, आर्य भारत में कब आए। आर्य भारत में कब आए ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो वो कौन सा समय काल था जिसको हम आर्यों के आगमन का समय काल मानते हैं। जो सबसे सटीक समय काल माना जाता है वो माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। 1500 से 1000 ईसा पूर्व जब आर्यों का अस्तित्व हमारे सामने आया और धीरे धीरे वो वर्चस्वशाली बनते चले गए। तो ये आर्यों का कुछ इतिहास है वैदिक काल में, इसको आपने भली भांति पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। फिर से एक असत्य कथन का चयन करना है। असत्य शब्द पर बिल्कुल ध्यान रखना है। पहला कहता है कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। दूसरा कहता है कि हड़प्पा सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से पुरानी थी, लेकिन यह सभ्यता ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से काफ़ी उन्नत थी। तीसरा कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हुई थी। और चौथा कहता है कि हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्रफल जो है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। तो ये कुछ कथन है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बताए जाते हैं। आपको इसमें असत्य का चयन करना है। तो जो कथन इसमें असत्य है वो है डी वाला। इसमें ये वाला जो कथन है ये बिल्कुल असत्य है। ये वाला कथन इसका गलत है। इसमें कह रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग मील होगा। यहाँ पर वर्ग किलोमीटर नहीं होगा, यहाँ पर वर्ग मील होगा। इतने वर्ग मील क्षेत्र में ये फैला हुआ था। ये जो आंकड़ा दे रखा है ये बिल्कुल सही है, पर ये सही ढंग से नहीं लिखा गया है। और एनसीईआरटी का ये आंकड़ा है, आपको बिल्कुल याद रखना है कि 12,99,600 वर्ग मील में ये फैली हुई थी। और ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता से पुरानी थी, लेकिन यह सभ्यता ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता से काफ़ी ज़्यादा उन्नत थी। और सबसे पहली खोज 1921 में की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करी होगी कि आपको ये सारे प्रश्न क्लियर हो रहे होंगे। 25वां प्रश्न कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों में ईंटों का बहुतायत उपयोग हुआ है। निम्न में से ईंटों का अनुपात प्रायः क्या था। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि ईंटों का अनुपात क्या रहता था। अब आप इनको रट लीजिए कि ईंटों का अनुपात जो था वो था 1:2:4। 1:2:4 ये ईंटों का अनुपात था हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ईंटों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सैंधव सभ्यता कालीन स्थल से आटा पीसने की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। यदि आपने देखा होगा कभी अपने घरों में या गांव में, इस तरीके से 2 पत्थर के पार्ट होते हैं, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, जिसमें इस तरीके से एक हैंडल लगा होता है और बीच में एक छेद रहता है जहां से हम अनाज को डालते हैं और उसके बाद उसको घुमाते हैं तो वो पिस जाता है। तो इस तरीके से आटा पीसने वाली चक्की के 2 पार्ट हमें कहाँ से मिले हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। और ये जो पार्ट मिले हैं ये लोथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? लोथल से, जो कि गुजरात में स्थित है। तो लोथल से ये हमें 2 पार्ट मिले हैं, पत्थर के ये पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था।
तो धार्मिक जीवन में इनके मातृदेवी की उपासना थी, जी बिल्कुल थी। लिंग एवं योनि की भी ये पूजा करते थे, जैसा कि मैंने बताया। पशु पक्षी वृक्ष एवं नाग की पूजा भी ये किया करते थे, परंतु किसी भी प्रकार की विशिष्ट मूर्ति की पूजा ये नहीं करते थे। तो ये इनके धार्मिक जीवन में विद्यमान नहीं था। मातृदेवी की उपासना के हमें साक्ष्य मिले हैं, लिंग और योनि की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, पशु पक्षी वृक्ष और नाग देवता की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना कि प्रकृति की पूजा करते थे, ऐसे हमें प्रमाण मिले हैं। तो एक प्रमाण मिला है कि स्त्री की एक प्रतिमा मिली है जिनके पेट से एक पेड़ निकल रहा है, तो इससे पता चलता है कि मातृ देवी हैं, एक प्रकृति की देवी उन्हें माना गया है। तो इस प्रकार से हमें बाकी सारे तो साक्ष्य मिले, परंतु किसी विशिष्ट मूर्ति की पूजा के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग वैदिक काल के संबंध में सही नहीं है। ऋग वैदिक काल की बात कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं वो कौन सा कथन है जो इस काल से संबंधित नहीं है। तो इस काल में स्त्रियां कुंभ माथे का टीका धारण करती थी। हो सकता है कि कुंभ शब्द ही दिया जाए, आपसे माथे का टीका वहां पर एक्सप्लेन न किया जाए। नेक्स्ट है प्रत्येक माता पिता की इच्छा पुत्री की अपेक्षा पुत्र प्राप्ति की होती थी। नेक्स्ट है इस काल में सत्य के लिए ऋत शब्द का प्रयोग होता था। इस काल में सत्य के लिए ऋत शब्द का प्रयोग होता था। और लास्ट है कि इस काल में शिक्षा के लिए लेखन का प्रयोग किया गया है। ऋग वैदिक काल की बात चल रही है, उत्तर वैदिक काल की बात नहीं हो रही है। और ऋग वैदिक काल में सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पर शिक्षा के लिए लेखन का प्रयोग नहीं हुआ है। श्रुत और श्रौत शब्द याद है ना कि वेदों को सुनकर और सुनाकर उनका अध्ययन किया जाता था, कि कोई व्यक्ति उसे बोलता था और सामने बैठकर उसको सुनने वाले लोग होते थे और सुनकर उसको ग्रहण करते थे। कोई लेखन कला का नहीं था कि लिखकर उनको दिखाया जाता था या लिखकर उनको कुछ पढ़ाया जाता था। तो शिक्षा के लिए लेखन का प्रयोग होता था, ये कथन बिल्कुल गलत है। बाकी सभी सही है कि इस काल में सत्य के लिए ऋत शब्द का प्रयोग होता था और पुत्री की अपेक्षा पुत्र प्राप्ति की कामना माता पिता किया करते थे। और इस काल में स्त्रियां कुंभ माथे का टीका धारण करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसे बीज गणित के क्षेत्र में अपने सहयोग के लिए जाना जाता है। बीज गणित की बात हो रही है, तो वो कौन से इसमें से व्यक्ति हैं जिनको बीज गणित में अपने सहयोग के लिए जाना जाता है। तो इनका सही उत्तर है भास्कर। जो भास्कर हैं इनको बीज गणित में अपने सहयोग के लिए जाना जाता है। बीज गणित में सहयोग के लिए भास्कर को जाना जाता है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न ऋग्वेद का रचना काल आपसे पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद का रचना काल क्या रहा था। तो अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं तो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल चला और उसके बाद 1000 के बाद जो काल चला वो उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो अगर ऋग्वेद की बात हो रही है तो इसका रचना काल हम मानेंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। तो ये था हमारा आज का सेशन। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, फेसबुक पर शेयर करिएगा या जो भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ उसे शेयर करिएगा। प्लीज़ आप मेरी सहायता कर सकते हैं एक वीडियो को शेयर करके। सो थैंक यू सो मच।